झारखंड में प्रचार का शोर सोमवार को थम गया और अब बुधवार को वहां वोटिंग है, लेकिन महाराष्ट्र में प्रचार जोरों पर जारी है और चुनावी जंग में जुबानी तीरों का दौर भी चल रहा है। अब इस जुबानी जंग से किसका फायदा होगा ये तो नेता ही बताएंगे। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में सितारे भी जुटे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। इधर उद्धव ठाकरे नाराज हैं वो भी चुनाव आयोग से, क्योंकि चुनाव आयोग ने एयरपोर्ट पर उनके बैग की चेकिंग करा दी। विधानसभा चुनावों के साथ उपचुनावों में भी प्रचार की सरगर्मी है। वायनाड में उपचुनाव में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के समर्थन में उतरे। आई लव वायनाड कहते हुए वोट फॉर गुड में आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से बात। चुनावी मौसम है तो नेताओं की जुबानी जंग तो देखने को मिलेगी ही। जनता का वोट चाहिए तो जनता की दुर्दशा की जिम्मेदारी पर तो फिक्स करनी जरूरी ही होगी। अब जनता की दुश्वारियों को जिम्मेदारी का ठीकरा अपने सर पर फोड़ेगा कौन? ले देकर बचते हैं विरोधी पार्टी वाले, इसीलिए उन्हीं पर कीचड़ उछालकर प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। यही चल रहा है महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक में। देखिए हमारी खास पेशकश, ये पब्लिक है। हराया लोगों ने उसको, बड़ी पार है वो। धन्यवाद, जोहार, आभार, जोहार, आभार। चुनावी लोकतंत्र की महिमा भी गजब की होती है। कभी कभी तो लगता है कि चुनाव के दौरान नेताओं को दृष्टिदोष हो जाता है। तभी तो आम दिनों में बेपरवाही के साथ दुनिया भर का ऐश्वर्य भोगने वाले सफेद पोश नेताओं को चुनाव के दौरान दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, किसानों की दुर्दशा और दीनता सताने लगती है। अब महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को ही ले लीजिए। उन्हें लगता है कि वो मानवता के बिंदास मसीहा हैं और बीजेपी ओबीसी का घनघोर अपमान करती है। सुनिए क्या कह रहे हैं। केंद्रीय माजी मंत्री था, वो तड़ीपार हो गया, हराया लोगों ने उसको, तड़ीपार है ना वो। उनके सामने वहां पर कहा गया है कि ये ओबीसी वाले कुत्ते होते हैं। ओबीसी के आदमी ने बीजेपी के उन पे आवाज उठाया वनी में कि ये गलत आप बोल रहे हैं। उसने झगड़ा किया, उसके ऊपर ही गलत गुने दाखिल किया जैसे साजिद के ऊपर करते हैं। बताइए भला, गृह मंत्री अमित शाह के सामने ही किसी बीजेपी नेता ने ओबीसी को इतना अपमानित कर दिया, ये जानते हुए भी कि खुद अमित शाह यहाँ तक कि पीएम मोदी भी ओबीसी हैं। भाई उस बीजेपी नेता को तो दुस्साहस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहिए। खैर, पटोले जी ने ओबीसी के अपमान की पोटली बांध के जब अपनी जुबानी पोटली खोली तो बीजेपी को जाने क्या क्या बनाने की अपील जनता जनार्दन से करने लगे। आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। अरे राम रे राम, कुछ ज्यादा नहीं हो गया पटोले जी? अरे इतना तो ख्याल रखिए कि बीजेपी आपकी विरोधी पार्टी है, लेकिन उसके भी नेतागण हैं तो आपके ही प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग। खैर, पटोले जी इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस की गर्मी उतारने पर उतारू हो गए। फडणवीस की गर्मी उतारते उतारते जाने कब मन थोड़ा आध्यात्मिक भी हो गया और इंसान और भगवान का फलसफा मन में हिलोरे मारने लगा। अपने आप को भगवान समझते हैं, हम तो इंसान। भगवान अल्लाह हमारी आस्था है। क्या बात है। हम इंसान हैं, उनकी दुआ से हम जीते हैं। लेकिन ये खुद को ही भगवान बन गए हैं, तो अब कौन सा समय आ गया? इनको सत्ता की गर्मी इतनी आएगी, मस्ती इतनी आई है कि अब खुद को भगवान और अल्लाह समझने निकल गए। इनको जगह दिखाने का समय मजबूती से आ गया। अरे आप चिंता ना करिए पटोले जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। जिनकी गर्मी चढ़ती है उनकी गर्मी भी निकालना जानती है, निकालती भी रहती है। पर जनता आपके कोरे भाषणों के आधार पर फैसला नहीं करती, उसका अपना खुद का विवेक होता है। विवेक पर याद आया, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवेक अचानक जग गया है।
उन्हें लगता है कि भगवा पहनने वालों को राजनीति के कीचड़ में नहीं उतरना चाहिए। इसीलिए वो नहा धो के कीचड़ उचड़ साफ करके योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ गए हैं। हालांकि उम्र हो जाने की वजह से बार बार उनका नाम भूल जाते हैं, लिहाजा पानी उतारने से पहले किसी मंचासीन नेता से उनका नाम कंफर्म करते हैं। वो हमारे साधु महाराज है, क्या नाम उनका? योगी आदित्यनाथ। वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? अरे खड़गे जी, मुख में राम तक तो ठीक है, छुरी ना चलवाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। छुरी का चलना ठीक नहीं होता। और हाँ, भगवा बाबा को भी खड़गे जी की नसीहत पर गौर फरमाना चाहिए। या तो भगवा उतारकर झक सफेद खादी धारण कर लीजिए या फिर राजनीति से किनारा कर लीजिए। भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। बताइए भला, योगी जी का भगवा उतरवाते उतरवाते उनकी तुलना टेररिस्ट से कर दी। अब खड़गे जी ने बीजेपी के साधु बाबा योगी आदित्यनाथ का अपमान किया तो कांग्रेस के पुराने साधु बाबा भड़क गए। इतने भड़क गए कि कहने लगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भले ही सनातनी है लेकिन जुबान तनातनी वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वो हिंदू। पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि वो हैं कौन, हिंदू हैं या नहीं है, क्योंकि कोई भी हिंदू संत महात्माओं का अपमान नहीं कर सकता। और जिस तरह खड़गे जी बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें सनातन से चिढ़ है, उन्हें सनातन से बैर है। और जो सनातन से बैर रखता है उसका भारत में मुझे नहीं लगता कि उसको राजनीति करने का अधिकार है। अब लीजिए, कहां तो खड़गे जी योगी जी को राजनीति छोड़ने की नसीहत दे रहे हैं और कहां उन्हीं की पार्टी के पुराने नेता रह चुके प्रमोद कृष्णम खड़गे जी के राजनीतिक प्राधिकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, राजनीति की यही तो खूबसूरती है, इसमें एक बार सफेद कुर्ता पहन लीजिए फिर देखिए तमाशा। ऐसा आत्मज्ञान प्रज्वलित होता है कि विरोधी पार्टी के सारे नुमाइंदे चिरकुटानंद लगने लगते हैं और खुद में महामानव प्रकट हो जाता है। पर बात तो घूम फिर कर पब्लिक पर ही आती है और ये जो पब्लिक है सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी के गेरुआ वस्त्र पर सवाल उठाया तो नई लड़ाई छिड़ गई, जिसकी गूंज फौरन ही उत्तर प्रदेश की सियासत में भी सुनाई दी। खड़गे का बयान योगी के मंत्रियों को कतई नहीं भाया और फौरन ही उनके बयान पर जवाबी हमला शुरू हो गया। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है। और जब समाज को जोड़ने की बात होती है तो ऐसे ही व्यक्ति निकलते हैं और जो सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी उसमें से हैं। तो आप क्या प्रश्न चिन्ह हर चीज में उठाना चाहते हो? और राजनीति भी समाज को जोड़ने के लिए है, अच्छा करने के लिए है। तो इसलिए कोई पहनता है तो उस पर आपत्ति नहीं करते, उसके अच्छे काम की प्रशंसा करते हैं। हमेशा सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया, मैं उसकी कटु निंदा करता हूं। और सनातन धर्म पर जब जब चोट हुई है, चाहे मुगल आक्रांताओं ने की हो या दूसरे लोगों ने की हो, कांग्रेस पार्टी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देश की जनता, प्रदेश जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। इनको, कांग्रेस को देश की जनता से, प्रदेश जनता से माफी मांगनी। वहीं महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार चरम पर है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व को धार देने की राजनीति पर फोकस किया।
यहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धर्म युद्ध के लिए वोट का नारा दिया, लिहाजा महाराष्ट्र में धर्म युद्ध बनाम वोट जिहाद की लड़ाई शुरू हो गई है। महायुति और महाविकास अघाड़ी की लड़ाई में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। महाराष्ट्र के चुनावी रण में महाभारत जैसा हाल हो रहा है। राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे से लेकर मस्जिदों के लाउड स्पीकर तक और वफादार रजाकार से लेकर वोट जिहाद तक बयानबाजी चल रही है। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के बाद वोट धर्म युद्ध का नया चुनावी खेल शुरू हुआ है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति संभाजीनगर की एक जनसभा में हिंदुओं से वोट जिहाद के जवाब में धर्म युद्ध के लिए वोटिंग की अपील की, तो विपक्ष ने भी पलटवार किया। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? चुनावी अभियान के बीच जाति पर भी जंग हो रही है। धर्म के नाम पर सियासत तेज हो रही है। इसका सबसे बड़ा असर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान और उस पर छिड़े घमासान में देखा जा रहा है। बीजेपी इन नारों के जरिए विपक्ष पर हमलों को धार दे रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां भी ऐसे नारों पर जबरदस्त पलटवार कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र को लेकर नई लड़ाई छेड़ दी है। बीजेपी कह रही है कि साधु संतों का अपमान करना तो कांग्रेस का चरित्र बन गया है। चुनाव के बीच धर्म के नाम पर तल्ख बयानों की फहरिस्त के पीछे वोटरों को लुभाने का गणित है और इसी चलते चुनावी समर में बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को टारगेट कर रहे हैं। हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझें, उस संकट को समझें और
हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। जिस प्रकार ये बटोगे तो कटोगे वाली बात करें, बस ये आप और हम लोग तो सब राजनीति में या मीडिया के लोग हैं। ये आजादी में कभी सुना कोई ऐसा नारा दे सकता है? और वो चुनाव प्रतिनिधि आज एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसका मायने क्या है? इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर कोई रोक लगाई है? एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये भी मतलब वही है। तो कहने का मतलब ये जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसको हमें समझना पड़ेगा, उन ढंग से फैसला करना पड़ेगा। मेरी अपील है आपके माध्यम से आम जनता। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, इसीलिए वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशें महाविकास अघाड़ी और महायुति की ओर से भी हो रही है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। सफलता किसे मिलेगी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार के लिए यवतमाल पहुंचे तो हेलीपैड पर चुनाव अधिकारियों ने उनके सामने उनके बैग की चेकिंग की। तस्वीरों में आप जो ये बैग देख रहे हैं, बैग चेक किया जा रहा है। ये उद्धव ठाकरे का बैग है, लेकिन उद्धव अपने बैग की सार्वजनिक चेकिंग को देखकर नाराज हो गए। देखिए उन्होंने अधिकारियों को क्या कुछ कहा। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. कोणाकोणाच्या तर बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपास तुम्ही मी तपासायला आणवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे, नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकव्हरी, माझा युरिन पॉट पण तपासा. वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना नेता और अभिनेता गोविंदा भी जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। लोगों से वोट की अपील की जा रही है। देखिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय जायसवाल जी का। हालांकि मैं उनके प्रचार में आके मैं सेवा प्रदान कर रहा था, परंतु ऐसा नज़ारा देखा है और ऐसा उन्होंने भी ऐसा प्रेम दिया और यहाँ की जनता ने भी जो दिया प्यार, मैं यहाँ से यादें लेके निकल रहा हूँ। मैं बहुत बहुत लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय जायसवाल जी का साथ दें और उन्हें पूरी तरह से अच्छे से विजय तैयार करके आदरणीय शिंदे साहब, आदरणीय अजित पवार जी, आदरणीय फडणवीस जी, आदरणीय आठवले साहब, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप सब लोग के साथ देश की सेवा प्रदान कर पाए, ऐसी क्षमता प्रदान करें। वहीं झारखंड में पहले चरण का चुनाव प्रचार सोमवार को थम गया। 13 नवंबर यानी कि कल प्रदेश की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। झारखंड में प्रचार अभियान शुरू होने के बाद से यहां घुसपैठ और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जबरदस्त सियासी रण जारी है। साथ ही बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भी जोर शोर से गूंज रहा है। बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बनाकर हेमंत सोरेन, कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों पर हमला बोल रही है, जिसकी गूंज हर चुनाव प्रचार में सुनाई भी पड़ रही है। और चलिए अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की। जी हां, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी के लिए प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने वोट मांगे। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान राहुल गांधी आई लव वायनाड की टी शर्ट पहने नजर आए। वायनाड में 13 नवंबर यानी कि कल आज वहीं केरल की वायनाड सीट 2009 में बनी थी। इस सीट पर अभी तक सिर्फ कांग्रेस को जीत मिली। ऐसे में इस बार के चुनावों में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी माना जा रहा है, लेकिन सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या प्रियंका गांधी सबसे बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगी या फिर बीजेपी अपनी जमीन को और मजबूत करेगी। बीजेपी ने इस सीट से नव्या हरिदास को मैदान में उतारा। चुनावी मुकाबले में सीपीआई के कैंडिडेट भी मौजूद रहे।